Assalamu alaikum. In this video, I will discuss chapter number 17 of circulation, which is the fourth chapter of the circulation of series. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ये बताया हुआ कि जो हमारी सर्कुलेटरी फंक्शन है, हमारे कुछ बॉडी के टिश्यूज इस तरह जो कि लोकल ब्लड फ्लो को खुद मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वहां का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. एडिनोसिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो. तो डिफरेंट लोकल मेटाबोलाइट्स पे भी ब्लड फ्लो डिपेंड कर रहा होता है. तो इसमें हमारे पास कुछ मेन फंक्शन ब्लड के बताया गया है. तो हमारा ब्लड क्या कर रहा होता है आपको पता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यू. न्यूट्रिएंट्स उन तक पहुंचा रहा होता है. हमारे टिश्यू में एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होती है उसको रिमूव करता है. जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुए होते हैं उसको रिमूव करता है. तो ये कुछ फंक्शंस है. और ट्रांसपोर्ट करता है हमारे हार्मोन्स को. फॉर एग्जांपल, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस और उधर से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ब्लड में आते हैं और अपनी लोकेशन तक जाते हैं जहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स पड़े हैं. तो ये हमारे कुछ ब्लड के फंक्शंस हैं. तो हमारे पास ब्लड फ्लो डिटरमिन किस बातों पे कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, कुछ हम सर्टेन अगर चीजें देखें तो स्किन का हमें पता है कि स्किन का ब्लड फ्लो किस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि हीट लॉस होगी कि नहीं. अगर स्किन का ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है तो हीट लॉस होगी. वेजोडाइलेशन, अगर क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन हो जाती है एज अ रिजल्ट ब्लड फ्लो टुवर्ड आवर स्किन विल इंक्रीज और वहां से हीट एमिट होगी. और जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में हमारा इनर टेम्परेचर, बॉडी कोर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है. तो हमारी जो क्यूटेनियस वेसल्स होती है वहां पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन को उतना ब्लड रिक्वायर नहीं होता जितना हमारे इंटरनल ऑर्गन को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रिक्वायर होता है. तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कोल्ड एनवायरनमेंट के केस में हो जाती है स्किन में. इसी तरह जो हमारे पास किडनी है, किडनी का फंक्शन होता है फिल्टर करना ब्लड और उसको एक्सक्रीट कर देना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो उसका हमारे पास इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम में कितना एक्सक्रीट होगा. तो ये हमारे हम पढ़ सकते हैं डिलीवरी ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू द किडनी अलाउ द किडनी टू फिल्टर एंड एक्सक्रीट द वेस्ट. तो किडनी का ये फंक्शन है. तो ये दो चीजें आप लोगों को एज एन एग्जांपल दे दी गई. नेक्स्ट आप लोग को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ब्लड फ्लो कंट्रोल किस तरह होता है. तो जो लोकल ब्लड फ्लो है हमारा वो एक्यूट कंट्रोल हो सकता है या लॉन्ग टर्म. एक्यूट मतलब क्विकली, जो सबसे पहले तेजी से जो इनिशियली कंट्रोल किस तरह किया जाए ब्लड फ्लो को. और लॉन्ग टर्म फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ज्यादा टाइम लेगा. तो हम देखते हैं एक्यूट कंट्रोल सबसे पहले क्या होता है. तो एक्यूट कंट्रोल हमारे पास रैपिड चेंजेस होंगी. फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन. एक अगर हमारी वेसल्स एकदम वेजो डायलेट कर देंगी तो ब्लड फ्लो वहां ज्यादा हो जाएगा और वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. तो ये एक्यूट रिस्पॉन्स है, ये जल्दी रिस्पॉन्स है. और इसमें आर्टीरियोल्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हमारी जो आर्टीरियोल्स होती है ये इसमें काफी ज्यादा इनर्वेशन चेंज ले आती है इसके जो हमारे पास होता है डायमीटर में. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आपको दे दी कि एक्यूट कंट्रोल की. फॉर एग्जांपल, सर्दी में आप जाते हैं तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी. एकदम आप सर्दी में जाते हैं तो आपके स्किन की जो ब्लड वेसल्स है उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी. तो ये एक्यूट कंट्रोल है. लॉन्ग टर्म कंट्रोल क्या होगा आपको बताइए. स्लोली होगा, डेज, वीक्स, इवन मंथ्स भी लग जाएंगे. इसमें डिफरेंट चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि ये लॉन्ग टर्म जो कंट्रोल होता है वो किस तरह होता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड वेसल्स ज्यादा हो जाए, एंजियोजेनेसिस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड वेसल्स किसी जगह पे ज्यादा चाहिए रिक्वायरमेंट. आप फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं, आपका मसल साइज इंक्रीज करता है. जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका मसल साइज इंक्रीज करता है. वहाँ की वेस्कुलैरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी है. जब आप छोटे होते थे आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम होती थी. तो लॉन्ग टर्म चेंजेस हमारे पास थोड़ा टाइम लेती हैं. तो एक्यूट कंट्रोल आप लोग को पता लग गया और लॉन्ग टर्म का भी आप लोग को आइडिया हो गया. अब इधर वैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो दो जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्डिक आउटपुट सबसे ज्यादा होती है, एक किडनी और लिवर. अगर हम देखा जाए ना तो लिवर का साइज एज कम्पेयर टू किडनी बहुत ज्यादा होता है बट उसकी जो कार्डिक आउटपुट है वो 27% है. बट किडनी का साइज बहुत छोटा होता है, स्टिल इसकी 22% है. तो किडनी हमारा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे जिसका साइज बहुत छोटा है बट स्टिल कार्डिक आउटपुट किडनी की बहुत ज्यादा होती है because it is also responsible for the filtration function as well. तो किडनी में काफी ज्यादा कार्डिक आउटपुट हमारी जाती है, ऑलमोस्ट 20%.
तो एक्यूट ब्लड फ्लो, अब एक्यूट ब्लड फ्लो का कुछ चीजें हम देखते हैं कि किन कंडीशंस में होगी। इंक्रीज इन टिश्यू मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज द टिश्यू ब्लड फ्लो। फॉर एग्जांपल आपके टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया तो वहां का ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो एक्यूटली इनिशियली एक्यूट अगर शुरू में होता है तो इसको ये एक्यूट कंट्रोल हम कहेंगे। फिर हम देखते हैं इसके अलावा रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, इंक्रीज द टिश्यू ब्लड फ्लो। आपको अगर किसी जगह को न्यूट्रिएंट कम मिले, ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी किसी वजह से कम हो गई है तो हमें ब्लड फ्लो ज्यादा करना पड़ेगा कि ताकि जितनी ऑक्सीजन है वो ज्यादा हम पहुंचा सकें किसी तरह। तो इस ये कब हमारे पास होती है, फॉर एग्जांपल आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस व्हेन वी गो ऑन हायर एल्टीट्यूड्स। तो उस केसेस में क्या होगा, हमारे पास टिश्यू ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जो ऊपर वाले इलाके होते हैं आप देखते हैं उनका रंग लाल होता है, वो सुर्ख सा होता है। उसमें ये भी रीजन होती है कि वहां पे डायलेशन, उनकी ब्लड की डायलेशन हुई होती है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है उस जो उन तक पहुंचना चाहिए ब्लड, ताकि वो ऑक्सीजन की प्रॉपर उसको नीड पूरी कर सके, तो उसके लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। फिर नमूनिया, नमूनिया के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल एटमॉस्फेयर में बेशक है लेकिन ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो आपका हार्ट ने ज्यादा आपके हार्ट को पंप करना पड़ेगा और ब्लड फ्लो ज्यादा करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। फिर आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बिकॉज इट कम्पीट्स विद द ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। और साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग तो बेसिकली बहुत खतरनाक होती है। द रीजन इज कि ये हमारे साइटोक्रोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ये उसको भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देती है। तो ये कुछ चीजें हैं जब लोकल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सकें। अब दो थ्योरीज है, एक है वेजोडाइलेटर थ्योरी, जब वेजोडाइलेशन होगी आपको पता है कि तब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, और एक है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजोडाइलेटर थ्योरी के बारे में। सो वेजोडाइलेटर थ्योरी हमारे पास यूज होती है एक्यूट ब्लड फ्लो रेगुलेशन के लिए, और इसमें हम पॉसिबल रोल एडिनोसिन का पढ़ने लगे। तो एडिनोसिन का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हार्ट में एज अ लोकल मेटाबोलाइट होता है। एक ये इसकी बात याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली है और एमसीक्यूज भी है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द वेजोडाइलेटर थ्योरी, द ग्रेटर द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और लेसर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखें ये क्या है कि जब हमारे पास इसका इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा है, बट जो हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो हमारे पास क्या होगा, जो वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस है ना, वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस वो ज्यादा फॉर्म करेंगे ताकि वेजोडाइलेशन हो और ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है वो पूरी की जा सके। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो हमें वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा चाहिए, वहां पे ब्लड फ्लो जब ज्यादा होगा वही तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा ना। तो हमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी किस तरह हम प्रॉपर कर सकते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज करके। तो तब वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस इंक्रीज करते हैं। एडिनोसिन इज अ वेजोडाइलेटर सब्सटेंस, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। So the vasodilator substance then are believed to diffuse through the tissue to the precapillary sphincter, meta-arterioles and arterioles, ताकि वो इनकी डायलेशन करवा सकें। तो हम डिफरेंट देखते हैं कि एडिनोसिन हार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे ब्रेन की वेसल्स में वेजोडाइलेशन करवाता है। फिर एडिनोसिन के कंपाउंड्स आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन, पोटाशियम आइन। ये आइंस के बारे में हम एंड पे चैप्टर के पढ़ेंगे, वो इसका एक लिखा हुआ है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिर हमारे पास जो होता है ना एडिनोसिन एंड लैक्टिक एसिड टू बी रिलीज इनटू द स्पेस बिटवीन द टिश्यू सेल। अब हमारे पास क्या है, वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं ना ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में रिलीज होंगे। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो ये वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होंगे ताकि वहां पे ब्लड फ्लो मेंटेन किया जा सके। तो ये आप लोगों ने एक बार जस्ट रीड कर लेना, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, इधर भी वही बातें लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये एमसीक्यू जो मैंने लिखा हुआ है, मेनी फिजियोलॉजिस्ट बिलीव एडिनोसिन इज एन इंपॉर्टेंट लोकल वेजोडाइलेटर, so you should know about the adenosine that it is a vasodilator। so हमारे पास आगे हम देखते हैं कि इसका जो मैंने आपको बताया था हार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोग ये रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, minute quantity of adenosine are released from heart muscle cell when coronary blood
become too little. जब हमारी coronary blood flow जो है वो कम हो जाता है तो adenosine release होता है to dilate the coronary vessels to maintain the blood flow. So basically adenosine is one of the most important local metabolites in our heart to maintain the blood flow. तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं. Then heart metabolism increases an extra amount of this. जब heart का metabolism increase हो जाता है तो हार्ट फॉर एग्जांपल एटीपी यूज करता है ना, एटीपी एडीपी में जाएगी, एएमपी में जाएगी, उसके बाद एडिनोसिन ही बनती है. तो जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा होता है ना तो ये बेसिकली ये चेन चल रही होती है एटीपी एडीपी एएमपी इनटू एडिनोसिन. तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ, एडिनोसिन आपके सामने है, इस तरह ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और जब ये इंक्रीज होगी वो वेजोडाइलेशन करवा देगी ताकि वहां पे ऑक्सीजन आ सके. तो दिस इज द कोर्स. तो आप लोग देख सकते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हार्ट मसल की हो जाए और कंसीक्वेंट डीग्रेडेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि ये डीग्रेड होके एडिनोसिन बना देगी और इंक्रीज रिलीज ऑफ एडिनोसिन. तो ये आप लोग को आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी फॉर द लोकल ब्लड फ्लो. तो हमने वेजोडाइलेटर थ्योरी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी. तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट टू कॉज वेस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो जब हमारे पास अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है ना, फॉर एग्जांपल वी हैव मोर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोकंस्ट्रिक्शन. तो अगर ऑक्सीजन कम होता है इट मींस के बॉडी को पता लग रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन कम हो गया, देन एज अ रिजल्ट वेजोडाइलेशन विल अकर. क्योंकि ऑक्सीजन जब ज्यादा होता है इट मींस हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट तो मिल रहे थे प्रॉपर. तो अगर स्लाइट वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी कोई फर्क नहीं पड़ा. बट अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है तो वेजोडाइलेशन होगी. तो दिस इज द ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी. So therefore, absence of adequate oxygen is believed that blood vessel would relax and therefore dilate. तो ऑक्सीजन कम, वेसल डायलेट, क्योंकि अब उसने वहां पे ब्लड फ्लो लेके जाना है. ये आप लोग को करने की जरूरत नहीं. देन ये आप लोग एक बार देखिए ऑक्सीजन डिलीवरी कम, टिश्यू का मेटाबॉलिज्म ज्यादा, इनमें से कुछ भी हो सकता है. या ऑक्सीजन वहां पे कम पहुंच रही है या मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया. एज अ रिजल्ट हमारे पास टिश्यू ऑक्सीजन कम, रिलैक्सेशन होगी आर्टीरियोल्स की, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की, एज अ रिजल्ट टिश्यू ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा. फिर हम देखते हैं जो हमारे पास स्मूथ मसल रिक्वायर जो होते हैं वो उनको ऑक्सीजन रिक्वायर होता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्टेड रहे. तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या डिपेंड करेगी, किस बात पे डिपेंड करेगी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है. तो यही वो बातें लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार इसको रीड कर सकते हैं. दिस इज द सेम थिंग. नेक्स्ट है पॉसिबल रोल ऑफ अदर न्यूट्रिएंट बिसाइड द ऑक्सीजन. एक अब हमने ऑक्सीजन के अलावा न्यूट्रिएंट्स देखने हैं. तो हम देखते हैं स्पेशल कंडीशंस इट हैज बीन शोन दैट लैक ऑफ ग्लूकोज इन द परफ्यूजिंग ब्लड कैन कॉज लोकल वेजोडाइलेशन. अगर हमारे पास ग्लूकोज कम हो रही है तब भी वेजोडाइलेशन हो रही है, तो ये अदर न्यूट्रिएंट है. तो इसके बाद इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि अमाइनो एसिड के केस में और फैटी एसिड के केस में भी ये चीज हो. तो ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट कम टू द वाइटामिन. तो वाइटामिन बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं. तो हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो वेजोडाइलेशन होती है ना वो विटामिन डेफिशिएंसी के केस में होती है, जो एक डिजीज है बेरी. इसके केस में हमारे पास वेजोडाइलेशन भी होती है और टिश्यू मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है. और बेरी हमारे पास कब होती है, जब थायामीन यानी जो B1 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए. और उसके अलावा नियासिन और राइबोफ्लाविन की डेफिशिएंसीज में भी ये हो सकती है वेजोडाइलेशन. तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तब भी वेजोडाइलेशन हो रही है, ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हुई, अमाइनो एसिड की, फैटी एसिड की, विटामिन्स की. तो ये सारे जब वो चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट्स है, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, जब ये डेफिशिएंट हुई हमारे पास वेजोडाइलेशन होगी ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सके. तो ये आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आप लोग को ये करने की जरूरत नहीं. देन हम पढ़ते हैं हाइपरीमिया. हाइपरीमिया की दो टाइप्स हम देखेंगे, रिएक्टिव और एक्टिव हाइपरीमिया. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज हाइपरीमिया. हाइपरीमिया तब होता है कि अगर ब्लड फ्लो जो हमारी आर्टीरियोल्स होती है उधर ज्यादा हो जाए, हमारी जो ब्लड वेसल है वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाए. तो ये कब ज्यादा हो सकता है, वेजोडाइलेशन के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में. तो जब हमारे पास परमेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है इसमें, लेकिन ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाए आर्टीरियोल्स में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे ज्यादा जाएगा, तो हाइपरीमिया उस कंडीशन को कहते हैं. अब रिएक्टिव हाइपरीमिया कौन सा हाइपरीमिया होगा. रिएक्टिव हाइपरीमिया के अगर ब्लड फ्लो हमारे पास कहीं ब्लॉक हो जाए, जब फॉर एग्जांपल किसी टिश्यू में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए, अब वो वाला जो ब्लॉक्ड सप्लाई है अब एकदम ओपन हो जाए,
तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, ये है रिएक्टिव हाइपरीमिया, एकदम वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हुआ और वहाँ पे हाइपरीमिया हो गया। तो हाइपरीमिया मैंने बताया ब्लड फ्लो वहाँ पे ज्यादा हो जाने को हाइपरीमिया हम कहते हैं। तो दिस इज रिएक्टिव हाइपरीमिया व्हिच अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ ब्लॉकेड ऑफ सम वेसल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये हम आप लोग एक बार जस्ट रीड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज एक्टिव हाइपरीमिया। तो मैंने बताया ब्लड फ्लो इंक्रीज होना हाइपरीमिया। तो एक्टिव हाइपरीमिया तब होता है कि टिश्यू मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया है। व्हेन द टिश्यू मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज्ड, so the blood flow will increase to fulfill the demand of the nutrients. तो जब ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्टिव हाइपरीमिया होगा। तो एक्टिव हाइपरीमिया टिश्यू डिमांड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो आप देखते हैं जब एक्सरसाइज करें तो आप लाल हो जाते हैं। तो दिस इज एक्टिव हाइपरीमिया। एक्सरसाइजिंग मसल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड और ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीटरी पीरियड, फिर ये आप लोग एक बार जस्ट रीड करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या होता है। नेक्स्ट हम ऑटो रेगुलेशन देखते हैं। अब ऑटो रेगुलेशन पे आ गया, हमने पीछे लोकल मेटाबोलाइट्स देख लिए हैं, लोकल ब्लड फ्लो किस तरह कंट्रोल हो रहा है। अब हम ऑटो रेगुलेशन देखने लगे हैं। इसमें मायोजेनिक मैकेनिज्म, मायोजेनिक इज रिलेटेड टू द मसल, मायोजेनिक रिलेटेड टू द मसल। तो हमारे पास अगर रैपिड इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर का होता है, इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो राइज हुआ। लेकिन बहुत से टिश्यू होता है उसमें वो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, एकदम ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया है बट एज अ रिजल्ट उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब वो हम देखते हैं किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक हमारे पास मेटाबॉलिक थ्योरी है, एक हमारे पास मायोजेनिक थ्योरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मेटाबॉलिक थ्योरी। सो मेटाबॉलिक थ्योरी के बारे में अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, thus when the arterial pressure become too great, जब आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, एक्सेस फ्लो प्रोवाइड्स टू मच ऑक्सीजन। जब हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन हमारी जो सप्लाई थी वो ज्यादा होगी और बहुत से न्यूट्रिएंट्स से जो टिश्यू से वॉश आउट हो गए। तो एज अ रिजल्ट द वेसोडाइलेटर रिलीज बाय द टिश्यू, these nutrients especially oxygen and decreased tissue level of vasodilator then cause blood vessels to constrict। तो हमारे पास बहुत से सब्सटेंसेस, अब देखें जब ऑक्सीजन की डिमांड वहां पे टू मच ऑक्सीजन गई और उधर से इन्होंने बताया कि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश आउट हो गए। अब वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन तो वहां पे ज्यादा गई है। अब हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा गया, वहां पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब ब्लड फ्लो ज्यादा गया वहां पे न्यूट्रिएंट्स चले गए, एज अ रिजल्ट हमारे पास वहां पे कंस्ट्रिक्शन होगी। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो यही इसमें बताया गया, आप जस्ट इसको रीड करेंगे वही वाला पीछे वाली बात ही रिलेट की गई हुई है इसमें भी कि हमारे पास ऑक्सीजन का क्या रोल है। मायोजेनिक थ्योरी में हम देखते हैं कि सडन स्ट्रेच जो होता है हमारा स्मॉल ब्लड वेसल में, वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेच जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनको जब स्ट्रेच किया जाए ये एज अ रिजल्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। एट लो प्रेशर द डिग्री ऑफ स्ट्रेच, तो ये जस्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जस्ट आप इसको रीड करें तो ये आप लोग को समझ आ जाएगा। बट आप लोग को एक जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि जो आर्टीरियोल्स होती है ये ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, यही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर सकती है और यही सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर कर सकती है बिकॉज इसका डायमीटर काफी ज्यादा चेंज हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आर्टीरियोल्स। तो जस्ट आप लोगों ने इसको भी रीड कर लेना है, जस्ट इसमें यही बातें बताई गई हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज पॉइंट से इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि स्पेशल मैकेनिज्म फॉर एक्यूट ब्लड फ्लो इन द स्पेसिफिक टिश्यूज। अब हम स्पेसिफिक टिश्यूज का देखने लगे हैं। सबसे पहले हम किडनी का देखते हैं। किडनी में हमारे पास क्या होता है, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, जो हमारे ये आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे रीनल में कि जो ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक होती है वहां जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स होता है ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। मैक्यूला डेंसा, ये सब कुछ आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कि मैक्यूला डेंसा सेंस करता है कि वहां पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, उसके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट वो वेजोकंस्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन करवा देता है। तो हमारे पास ये आप लोग जस्ट रीड करें, दिस इज ऑल अबाउट द किडनी। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, किडनी का ब्लड फ्लो कौन क्या चीज मेन कंट्रोल कर रही होती है, वो ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में हमारे पास डिटेक्ट कर रहा होता है और वहां पे क्या कौन डिटेक्ट करता है, मैक्यूला डेंसा इसको डिटेक्ट करता है।
नेक्स्ट आ जाता है ब्रेन का। तो ब्रेन का मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेवल of excitability of brain itself is highly dependent on exact control of both carbon dioxide and hydrogen. So आप लोगों ने ब्रेन के मेटाबोलाइट्स याद रखने हैं, किडनी का ग्लोमेरुलर फीडबैक याद रखना है। अब स्किन बॉडी टेम्परेचर से लिंक होती है, क्योंकि स्किन ने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। ये हमारी आउटर कवरिंग है, तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। तो स्किन ब्लड फ्लो इज कंट्रोल्ड लार्जली बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व। तो हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, याद रखिएगा कि स्किन को लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल नहीं करते, स्किन को हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो आउट ऑन इन अ कोल्ड प्लेस, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी स्किन में वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और इनर विसरास में ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। तो स्किन का याद रखना है, ये एमसीक्यूज है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्किन को कंट्रोल करता है, स्किन की ब्लड सप्लाई को। तो हमारी अगर स्किन की बहुत सीवियर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, स्टिल भी हमारी वहाँ की जो डिमांड होती है ब्लड की, वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो बाय द एंडोथेलियम डिराइव्ड फैक्टर। सो एंडोथेलियम डिराइव्ड फैक्टर कौन से होंगे? जो हमारी ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्लड वेसल, इट हैज एंडोथेलियम। जिसकी एंडोथेलियम है ना, इसके अंदर भी कुछ, फॉर एग्जांपल ये एंडोथेलियम है, इसके अंदर भी कुछ होते हैं डायलेटिंग फैक्टर्स और कुछ होते हैं जो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। एक होता है जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वेसोडाइलेटर। नाइट्रिक ऑक्साइड के दो इंपॉर्टेंट यूज है जो आप लोग को इधर मैं बताऊंगा भी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये सारा मैकेनिज्म करेगा। जो आर्जिनिन है उससे ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जो हमारे पास जो साइक्लिक जीटीपी है साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, और जो साइक्लिक जीएमपी होता है वो एक्टिवेट करता है हमारे पास साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। अब जो प्रोटीन काइनेजेस होती है, आपको जो जी प्रोटीन सिस्टम है अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन काइनेजेस होते हैं ये जब फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, तो कुछ फॉस्फोराइलेशन होती है प्रोटीन्स जो जब फॉस्फोराइलेट होती है वो रिलैक्सेशन करवाती है, और समटाइम्स वो कुछ जगहों पे प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनकी फॉस्फोराइलेशन हो तो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो इस केस में ये हमारे पास रिलैक्सेशन हो रही है और वेजोडाइलेशन हो रही है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारे पास ना एंडोथेलियल सेल से भी रिलीज होता है और ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय सम वेसोकंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्टर्स। तो इसकी जो है ना आप पढ़ सकते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एंड रिलीज फ्रॉम एंडोथेलियल सेल आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय सम वेसोकंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्टर्स। यानी कुछ वेसोकंस्ट्रिक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंजियोटेंसिन 2 है, वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस करवा रहा होता है इवन, तो उसको एंडोथेलियल से प्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? जब एक्सेसिव वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ये हमारे पास क्या करवा देगा? वेसोडाइलेशन करवा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो रही है, हाइपरटेंशन में क्या होगा? एंडोथेलियम डैमेज होगी। तो हमने ये कहा कि जो ये एंडोथेलियल सेल है ये उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। When the endothelial cells are damaged by the chronic hypertension, अब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस इम्पेयर हो गया। अब जो देखें ये एंडोथेलियल प्रोड्यूस कर रही थी, अब एंडोथेलियल ही हमारे पास डैमेज हो रही है, मतलब वहां पे अब उसकी प्रोडक्शन रुक गई है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड और वहां पे वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, और जब वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी वो हाइपरटेंशन को और ज्यादा एग्रवेट कर देती है। इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में ये सारा मैकेनिज्म हो रहा होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के दो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सबसे पहला यूज इंपॉर्टेंट यूज है वो एंजाइना पेक्टोरिस में। एंजाइना इज अ पेन जो हमारे पास शार्प पेन जो हार्ट पे हो रही होती है, कि जब हमारे पास हार्ट का हाइपोक्सिया होता है, हार्ट डैमेज नहीं हुआ होता एंजाइना में, हाइपोक्सिया हुआ होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, कोरोनरी वेसल प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा रही होती, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है जिसका नाम, जिसको एनजीसेट के नाम से जो मिलती है मार्केट में अवेलेबल होती है, ये जुबान के नीचे डॉक्टर कहते हैं रखने। तो ये जुबान के नीचे से जल्दी से ऑब्जॉर्ब होके जाके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाती हैं और वेजोडाइलेशन करवाएगी। वेजोडाइलेशन होगी, कोरोनरी वेसल्स की वेजोडाइलेशन हो जाएगी, तो हार्ट को ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा और ये सिम्टम्स रिलीव हो सकते हैं।
So this is one of the very important use of the nitric oxide. The second important use is in erectile dysfunction, because the erection of the penis depend upon the blood supply. तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं सिल्डेनाफिल, ये हमारे पास क्या करती है, जो साइक्लिक जीएमपी स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है इसको कम करेगी, इसको इनहिबिट करेगी. अगर ये इनहिबिट हो गया तो हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी हमारे पास एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा. जो ये होता है PDE5 इनहिबिटर होता है सिल्डेनाफिल, तो ये हमारे पास जब ब्लॉक इनहिबिट इसको कर देता है ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्शन ज्यादा हो जाता है. ये वेजोडाइलेशन ज्यादा देर तक करवाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ वेजोडाइलेशन तो हमारे वी कैन ट्रीट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन. तो ये दो इंपॉर्टेंट यूज आप लोगों ने याद रखने हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का भी एक बात बस हमेशा याद रखनी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में क्या कर रहा है, एंडोथेलियम डैमेज हो रही है, एज अ रिजल्ट नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इनहिबिट हो रही है. नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एंडोथेलिन. ये हमारे पास बड़ा लाइफ सेविंग है. ये बहुत पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है और ये डैमेज एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होता है. आपने पढ़ा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड डैमेज एंडोथेलियम होगी तो वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. एंडोथेलिन डैमेज एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होगा. ये क्यों प्रोड्यूस होगा? फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होगा क्योंकि आर्टरीज वेसल्स रप्चर हो गई होती है. जब वो रप्चर होगी तो क्या होगी, जो उसकी एंडोथेलियम थी उसके अंदर से क्या रिलीज होगा, एंडोथेलिन. एंडोथेलिन एकदम वो जो वेसल है उसकी करवा देगी कंस्ट्रिक्शन. जब वेसल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्लड लॉस कम होगा. तो ये अल्लाह ताला ने हमारे निजाम बनाया हुआ कि हमारी एंडोथेलिन के अंदर प्रेजेंट, हमारी एंडोथेलियम के अंदर एंडोथेलिन प्रेजेंट होता है और जब वो डैमेज होती है तो ये रिलीज होता है और उस टाइम वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है ताकि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाए और हमारा ज्यादा ब्लड लॉस ना हो. तो जो ड्रग हमारे पास ब्लॉक करती है ना एंडोथेलिन रिसेप्टर्स को, वो हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज जस्ट स्पेसिफिक फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, नॉट फॉर द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट वी कैन यूज दिस इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बट ये भी इतनी ऐसे यूज नहीं होती. तो नेक्स्ट आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो गया. ये शॉर्ट ब्लड फ्लो हमने एक्यूट ब्लड फ्लोज देख लिए हैं. अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन. तो लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं अगर मेटाबॉलिक डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू जिम, तो आपके मसल्स बन गए, अब उधर कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि अब वो साइज में इंक्रीज हो गया, उसकी डिमांड ज्यादा हो गया. तो इधर टिश्यू ओवर एक्टिव हो गया, तो इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड. तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में भी बता दिया, पैथोलॉजिकल रिस्पांस में कैंसर के केस में भी हो सकती है. नेक्स्ट आ जाता है ब्लड फ्लो रेगुलेशन बाय द चेंज इन द टिश्यू वेस्कुलरिटी. सो हमारे पास टिश्यू वेस्कुलरिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे लॉन्ग टर्म वहाँ पे ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा, आपके टिश्यू वहाँ पे ज्यादा ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, वेस्कुलरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा ऑब्वियसली. तो ये हमारे पास किस प्रोसेस से होता है, एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस इज अ प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स. तो बाकी आगे आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है. फिर एक जैसे ऑक्सीजन का रोल हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में भी होता है कि अगर ऑक्सीजन कम हो गया तब हमारे पास क्या होगा, लोकल, तो वहां पे लोकल डायलेटर्स यूज हो जाएंगे, वो आएंगे और वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वहां पे ब्लड फ्लो को ज्यादा कर देंगे. इसी तरह लॉन्ग टर्म में भी ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक्यूट में भी रोल है, लॉन्ग टर्म में भी. लॉन्ग टर्म में कैसे, आप रहते थे जमीनी इलाके में, आप चले गए हाई एल्टीट्यूड एरिया में, वहां पे रहने लग गए, तो अब आप कंटिन्यूसली लो ऑक्सीजन एरिया में रह रहे हैं, वहां पे कंटिन्यूसली लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है, तो वहां पे वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां के लोगों की वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है. तो आप लोग यहाँ से जाएंगे और उधर रहने लग जाएंगे तो आप में ये लॉन्ग टर्म चेंजेस आ जाएगी. अगर आप वैसे फिरने ट्रिप पे जाते हैं तो वो एक्यूट की एग्जांपल हो जाएगी, और अगर आप उधर रहने के लिए कंटिन्यूसली जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की एग्जांपल हो जाएगी. तो ये एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड करते हैं. तो अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि हमारे पास बेबी बॉर्न हुआ प्री मेच्योर. एक बेबी प्री मेच्योर बॉर्न होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन वेंट्स में रखा जाता है, आप लोग इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं. उसकी स्पेशल केयर की जाती है ताकि मतलब वो इन्फेक्शन से भी बचाया जा सके, उसको ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर मिले. जब उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी ना, तो याद रखना जब ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा हो जाती है ना, तो हमारे पास ब्लड वेसल की जो फॉर्मेशन होती है वो कम हो जाती है, वेस्कुलरिटी कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रॉपर मिल रहा है. तो ब्लड वेसल वेस्कुलरिटी तो
किस लिए करनी होती है? ताकि ब्लड प्रॉपर मिले, ब्लड प्रॉपर मिलेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी। अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर जा रही है तो वेस्कुलैरिटी कम भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे को जब हम ऑक्सीजन वेंट्स में रख देते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनकी वेस्कुलैरिटी रुक जाती है, वेसल्स की सिजेशन हो जाती है, सिजेशन ऑफ न्यू वेस्कुलर ग्रोथ इन द रेटिना। अब हम उस बेबी को जब ऑक्सीजन वेंट से निकालेंगे तो ऑक्सीजन वेंट में तो उसको हर टाइम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल रही थी, बट जब हम उसको निकालेंगे तो एकदम वो ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाएगा जहाँ पे कम ऑक्सीजन है, तो अब एकदम उसकी वेस्कुलैरिटी इंक्रीज करेगी, तो ओवर ग्रोथ समटाइम हो जाती है और रेटिनल वेसल जो होती है वो इतनी ज्यादा ग्रो हो जाती है कि विट्रस ह्यूमर तक आ जाती है, इवेंचुअली कॉजिंग ब्लाइंडनेस। इसको हम कहते हैं रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेजिया। तो यू हैव टू नो अबाउट दिस। बाकी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब कोई किसी की एज ज्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल जब 60 इयर्स के जो आजकल बूढ़े लोग हैं, ऑलमोस्ट सब बंदों में ना, लोगों में ऑलमोस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है। उनकी जो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो रही होती है, नैरोइंग ना ऑलमोस्ट इस एज के बाद सब में होने लग जाती है। लेकिन कुछ की आप लोग देखते हैं कि एक दम ब्लॉक हो जाती है, कुछ की होती है कि स्लाइट आहिस्ता आहिस्ता नैरोइंग हो रही है। याद रखना, अगर एक दम ब्लॉक होती है तो वो खतरनाक होता है, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता नैरोइंग होती है ना, तो उस टाइम क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल किसी की ब्लड वेसल इतना साइज था, अब वो उसकी एज ज्यादा हुई है, उसकी ब्लड वेसल में कोई प्लेग बन रहा है, उसका साइज छोटा हो रहा है। जब उसकी नर्विंग हो रही होती है ना, तो हार्ट को पता लग जाता है कि वेसल की नर्विंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है और साथ साथ कोलेटरल सर्कुलेशन बना देता है। तो अगर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता नर्विंग हो रही है तो हार्ट को टाइम मिल जाएगा, वो कोलेटरल सर्कुलेशन बना लेगा और उन बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर एकदम नर्विंग की वजह से बीच में कोई थ्रोम्बस आ जाता है या एम्बुलस आ जाता है जो इसको कंप्लीट ब्लॉक कर देता है एकदम, उसको टाइम ही नहीं देता कोलेटरल बनाने का, उस केस में नुकसान होता है। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में कोलेटरल बन चुकी होती है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं, इसमें ये बात बताई होगी। तो बाकी आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ हार्मोन्स जस्ट आप लोगों को नेम्स पता होने चाहिए और उनका फंक्शन पता होना चाहिए। दिस इज इनफ फॉर यू। नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, दिस बोथ आर सिंपैथेटिक hormones related to sympathetic system. Specifically नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो sympathetic system से होता है, और जो एपिनेफ्रिन होता है ये हमारे पास एक हार्मोन है। नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास हार्मोन प्लस न्यूरोट्रांसमीटर दोनों है। तो नॉरएपिनेफ्रिन और ये होते हैं, ये हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ब्लड वेसल की। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास वेजोडाइलेशन भी करवाते हैं। अ स्पेशल एग्जांपल ऑफ वेजोडाइलेशन कॉल्ड बाय एपिनेफ्रिन व्हिच इज एन हार्मोन, हमारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स में देखी गई है। बाकी आप लोग जस्ट इसको एक बार रीड कर लें। एंजियोटेंसिन 2 याद रखना है, ये हमारे पास पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये इसका भी प्रोसेस आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर वेजोप्रेसिन एडीएच पोस्टीरियर हाइपोथैलम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से आप लोग देखते हैं रिलीज हो रहा होता है, इसमें प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में हो रहा होता है। तो ये वेजोप्रेसिन एडी जो हमारे पास होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नेम भी होता है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के दो काम होते हैं, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है और एक हमारे पास ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर की। तो ये वेजोप्रेसिन है, तो ये याद रखना है वेजोप्रेसिन के बारे में। ये तीन हार्मोन्स मेन याद रखें, वेजोकंस्ट्रिक्टर्स है। अब वेजोडाइलेटर में जो नाम याद रखना है वो ब्रेडिकाइनिन इज अ वेजोडाइलेटर एंड हिस्टामिन। तो हिस्टामिन एंड ब्रेडिकाइनिन आर द लोकल मेटाबोलाइट व्हिच आर वेजोडाइलेटर इन नेचर। एंड हिस्टामिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स व्हिच आर जो हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं। बेसोफिल्स आप लोगों को पता है, तो बेसोफिल्स में से भी हिस्टामिन रिलीज होता है और मास्ट सेल में से भी, एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीज इन द परमेबिलिटी एंड डायलेशन। So you have to know about the names of bradykinin and histamine as a vasodilator, angiotensin 2, फिर norepinephrine, epinephrine and vasopressin as a vasoconstrictor। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बस ये 6 पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ चीजें सिर्फ पहले पॉइंट का आप लोगों ने याद रखना, थोड़ा सा वेरिएशन है। जब इंक्रीज कैल्शियम है ना, तो ये आप लोग को वैसे इजीली याद हो जाएगा। जब कैल्शियम इंक्रीज करता है तो आपको पता है कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रिक्शन, कैल्शियम कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है जो स्मूथ मसल होता है। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। बाकी कोई भी जो चीज है ना ये ज्यादा होती है ना तो वेजो डायलेशन करवा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम ज्यादा हुआ, वेजो डायलेशन। मैग्नीशियम ज्यादा हुआ, पावरफुल वेजो डायलेशन। हाइड्रोजन ज्यादा हुआ लेकिन पीएच कम होगी,
इसमें डायलेशन ऑफ आर्टीरियोल। फिर आप देखते हैं एसीटेट और सिट्रेट ज्यादा हुआ तब भी वेजोडाइलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ऑर्गन की इंपॉर्टेंट है, आप लोग अब याद करें, मैंने बताया था ब्रेन में, तो ये वहां पे भी वेजोडाइलेशन। देखें सिर्फ कैल्शियम ज्यादा हो रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, बाकी सब वेजोडाइलेशन। बट कार्बन डाइऑक्साइड में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये ब्रेन में वेजोडाइलेशन करवाएगी, पेरी फ्री में ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी थ्रू सिंपैथेटिक कंट्रोल। क्योंकि अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरी फ्री की ब्लड सप्लाई से। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्रेन की वेसल की वेजोडाइलेशन करवाई, उधर से उसने जाके हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट कर दिया वेजोमोटर सेंटर के थ्रू, सिंपैथेटिक एक्टिव किया, सिंपैथेटिक ने पेरीफ्री की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई। पेरीफ्री में वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रेन को ज्यादा ब्लड फ्लो अब जा सकता है क्योंकि बाकी ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्रेन को अब ज्यादा आ सकता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन का ब्लड फ्लो मेंटेन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। सो यू कैन वॉच ऑल वीडियोज ऑन आवर सर्कुलेशन सीरीज, आप लोग की सारी सर्कुलेशन गाइडेंस से कवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।